ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તો આપ સૌને મારા હેપી ન્યૂ યર. મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ ખૂબ જ મજામાં હશો. આપ સૌએ દિવાળીનો તહેવારની મજા માણી હશે. મિત્રો, આજથી આપણે નવા સત્રની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આપ સૌનું નવું સત્ર અને નવું વર્ષ પ્રગતિમય અને સ્વાસ્થ્યપ્રદ અને આનંદમય રહે તેવી શુભેચ્છા સાથે આપણે અભ્યાસની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 1 પત્ર એવં ડાયરી. તો આજે આપણે સેમિસ્ટર 2ની અંદર પહેલું ઇકાઈ છે પત્ર એવં ડાયરી. તો પત્ર અને ડાયરી વિશે આપણે થોડોક પરિચય મેળવી લઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, પહેલાં હું તમને એના વિશે થોડું કહી દઉં કે दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों का पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है. पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं. यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्रों के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है. पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है. अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधन का नहीं. टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है. मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने के अवसर आते ही है. अंततः पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना आवश्यक है. तो यह पत्र लेखन है, उसकी कला का ज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक है. पत्र कैसे लिखा जाता है, पहले मैं निम्नलिखित रूप से आपको बता देती हूँ. व्यक्तिगत पत्र. इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं. निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र ऐसी श्रेणी में आते हैं. कार्यालय पत्र. ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों से शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं. व्यावसायिक पत्र. यह पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं. तो यह पत्र लेखन में हम कैसे कैसे पत्र है, तो कि पत्र लेखन के महत्वपूर्ण क्या क्या बातें हैं. तो पत्र में सबसे ऊपर बाईं और अपना पूरा पता और दिनांक लिखे. जिससे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं और शिष्ट भाषा में संबोधन लिखे. इसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें. पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे. पत्र में मित्र या सखी या अपने से छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें. पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाती है. पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए. इससे लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो. डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है. डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मक, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए. तो डायरी लेखन के कौन कौन से लाभ है, तो डायरी लेखन का अनेक लाभ है. इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है. डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है. उसमें व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है. इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है. डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जाती है. तो विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે પત્ર લેખનની શરૂઆત પહેલાં
નિમંત્રણ પત્રથી કરીએ છીએ. તો નિમંત્રણ પત્ર કેવી રીતે લખો એમાં અહીંયા પત્ર દ્વારા ઉદાહરણ દ્વારા આમાં તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલું છે એ તમને હું કહું છું. जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, तो उसका एड्रेस यहाँ दिया गया है. 90 बुद्धनगर सोसाइटी लिंबायत सूरत 394210 8 अगस्त 2011. प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण. तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है. इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ. तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है. उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे. बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे. मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ. यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा. हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं. दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे. मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे. तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श. छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार. तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा. तुम्हारा मित्र साहिल शाह. तो અહીંયા નિમંત્રણ પત્ર પૂરો થાય છે. એના થોડા શબ્દાર્થ આપેલા છે. रिश्तेदार तो यानी सगे संबंधी, उपस्थित तो हाजिर, आगमन यानी आना. હવે दूसरा है बधाई पत्र. तो बधाई पत्र कैसे लिखा जाता है तो मैं आपको बताती हूँ. सालगिरह यानी जन्मदिन पर बधाई पत्र. शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011. प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण. कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए. हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है. इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है. दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है. अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं. मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता. तुम तो अब तक साल बड़े हो, 1 साल बड़े हो गए हो. इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं. मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले. इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभ कामना है. मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो. तुम्हारा मित्र स्नेहल. सालगिरह यानी जन्मदिन, दफ्तर यानी कार्यालय, मंगल यानी शुभ, विवश यानी बेबस, चिरंजीवी यानी दीर्घायु. तो तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र. वे आश्वासन रूप से जो विद्यार्थी परीक्षा में मार्क्स कम लाते हैं तो उसे कैसे आश्वासन देते हैं, या तो कोई खेल कूद में गए हो और वहाँ कुछ नंबर नहीं आए तो इस विद्यार्थी को कैसे आश्वासन देते हैं, यह पत्र दिखा है. मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011. प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति. आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो. इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. हमसे तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी. प्रिय सखी, खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता. अब जो कुछ होने वाला है या हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए. असफलता भी सफलता का सोपान है. सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं. अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है.
मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास से मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। अब चौथा पत्र है प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा में सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहती हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इन प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। अब 5वां पत्र है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र हम कैसे लिखते हैं? जब हमें अध्यापक से यानी अपने शिक्षक से जो छुट्टी लेनी होती है तो यह पत्र कैसे लिखा जाता है, यहाँ पत्र के द्वारा उदाहरण दिया गया है। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, स्वनीय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका एक लौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। शब्दार्थ है एकलौता, अकेला, फलतः, परिणामतः, धूमधाम, अवकाश, छुट्टी। अब छठा है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र कैसे लिखा जाता है? कार्यालय की ऑफिस के लिए कोई अधिकारियों को जो पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, स्वनीय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान तो हो रहे हैं। यदि गंदगी शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई मो परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। હવે 7वां पत्र है व्यवसायिक पत्र। जो अपने व्यापार के लिए जो दूसरों को, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से पत्र कैसे लिखते हैं यह मैं आपको बताती हूँ। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता यानी વેચાણ કરનારો तो એને पत्र કેવી રીતે લખવું? तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। तो यहाँ पत्र जो पुस्तकें मंगवानी है उसका नाम है, उसके सामने उसके लेखक के नाम। तो नन्ना कोश तो श्री रतिलाल नायक। नालंदा विशाल शब्द सागर तो के नवलजी, श्री नवलजी। बृहद हिंदी शब्दकोश तो के डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा।
चौथा, साहित्यिक मुहावरा लोकगीत कोश हरिवंशन राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP यानी वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजें। भवदे प्रीत शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। तो यहाँ हमारा पत्र लेखन है 7/7। तो 7वां एक से वो पूर्ण होता है। अब डायरी लेखन कैसे किया जाता है तो उसकी यहाँ कुछ बातें बताई गई है। तो डायरी लेखन, डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी शब्द है बच्चों वो अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनिक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मगर हम सब डेली यूज में डायरी का शब्दों का प्रयोग करते हैं। डायरी ने निजी जीवन यानी कि अपने अंगत जीवन, निजी यानी अपना अंगत जीवन, प्रतिदिन घटित घटनाओं को लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्य એટલે सच्चाई की बातें की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसीलिए उसमें व्यक्ति का होती है। डायरी प्रतिदिन यानी कि रोज, साप्ताहिक यानी कि एक सप्ताह यानी अठवाडिયું, पशिक यानी 15 दिन यानी कि एक महीनाना 15 दिवस એટલે 15 दिवस, अथवा मासिक यानी एक महीना लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषता क्या क्या है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। तो कि क्या क्या है निम्नलिखित गुण, तो कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता होती है। डायरी लेखन में जो शुरुआत की बातें और अंत की बातें उसमें क्रमबद्धता होती है। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। इसमें डायरी में जो भी लिखा उसका विवरण है वो संक्षिप्त में यानी टूंकमा, सारगर्भित यानी कि व्यवस्थित तथा वास्तविक એટલે सच्चाईથી भरेलो होवो જોઈએ। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। स्थान का, तिथि का और जो घटना घटी है उसकी साची यानी तथ्य એટલે सच्चाई की जो बातें हैं वो उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मक अनावश्यकता, विस्तार से बचना चाहिए। काल्पनिक बातों डायरीनी अंदर होवी જોઈએ नहीं, बनावटी बातों न होवी જોઈએ। जो तथ्य છે જે આખા દિવસમાં કે તમારા અઠવાડિયાનું લખતા હો તો કે અઠવાડિયામાં જે સાચી વાત જે બની છે એ ટૂંકમાં અને વ્યવસ્થિત રીતે અને વાસ્તવિક રૂપથી આપણે डायरी લખવી જોઈએ। डायरी लेखन के लाभ, डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसके उल्लेख भी रहता है। इससे शनै शनै बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है कि जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन के उदाहरण, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखें। 7 अगस्त 2010 जामनगर। वो डायरी लेखन के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास की मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। दूसरा, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। पूर्व यानी આગળના સમયનો જે આપણે અનુભવ થાય છે તો કે કલ વાર્ષિક પરીક્ષા का पहला दिन है।
रात्रि के 1 बजे बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दो, बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल के लैंप जलाए और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो અહીંયા આપણું પત્ર લેખન અને ડાયરી લેખન પૂર્ણ થાય છે। હવે આપણે અભ્યાસ તરફ જઈશું। તો અભ્યાસની અંદર પત્ર प्रश्न 1 છે, તેમાં निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। तो यहाँ 3 पत्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो पहला पत्र, तो कि पहला पत्र कौन सा है? आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आ पहलो पत्र छे, रमेश पुरोहित, 4 आकाशगंगा डेरी रोड, राजकोट, 27 तारीख दिनांक है 27/12/2020। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। वह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर हम झूम उठते हैं। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और अल्बस खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल हो। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। अब दूसरा पत्र है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा में शिक्षक को पत्र लिखिए। तो एनु अहींया एड्रेस आपेलू छे, 25 आशा सदन महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/12/20। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8B। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक से ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रादरिया। तीसरा, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इसका एड्रेस है श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद। उसका दिनांक 15/12/2020। विषय, विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिक से संबंधित पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, स्वनीय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों के भरमार है। एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिक की जीवनी संबंधी पुस्तकों तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिक के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि है। वैज्ञानिक के अनुभव है और उसके प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इसी अभाव की पूर्ति ध्यान में देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8A। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા અભ્યાસના પ્રશ્ન 1 છે, એના મેં તમને 3 પત્ર અહીંયા સ્ક્રીન પર
બતાવી દીધા છે. 3 પત્રો જે મેં સ્ક્રીન પર તમને અહીંયા વાંચીને પણ બતાવી દીધા છે. હવે પ્રશ્ન 2, પ્રશ્ન 3 અને પ્રશ્ન 4 એ તમારા હોમવર્કમાં રહેશે. અને સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1 એ પણ તમારે માતૃભાષામાં અનુવાદ છે. સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન 1 એટલે જે હિન્દીનું છે એ તમારે ગુજરાતીમાં લખવાનું રહેશે. અને અહીંયા તમારે પ્રશ્ન 2 છે સોચીએ ઓર લીખીએ, એમાં 1 અને 2 એ તમારે વિચારવાનું છે અને લખવાનું રહેશે. પ્રશ્ન 3ની અંદર દિए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाई. હવે જે શબ્દો આપેલા છે એના આધારે તમારે વાક્ય બનાવવાના રહેશે. प्रश्न 4 डायरी के रूप में लिखिए. किसी के एक पूरे दिन का अपना अनुभव का विवरण है. પછી वार्षिक उत्सव के सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव और अपने जीवन की कोई सुखद अनुभव એ તમારે જાતે કરવાના રહેશે. પ્રશ્ન 2, 3, 4 આ તમારા હોમવર્કમાં છે અને સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન 1 પણ તમારા હોમવર્કમાં છે. અને હું આશા રાખું છું કે તમને આ પત્ર લેખન અને ડાયરી લેખન બંને તમને સમજાઈ ગયું હશે અને તમે વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં લખી નાખશો. થેન્ક યુ.